हेलो बच्चों। तो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की पहली डेफिनेशन मैंने लिखी है आप लोगों के कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के रिलेशनशिप को बताती। कहने का मतलब है इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है और केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है, दोनों का इंटर कन्वर्ट। जो आप टॉर्च, आपके मोबाइल फोन, आपके घरों का इन्वर्टर, आपके टीवी का रिमोट, इन सभी में सेल डाले जाते हैं। सेल के अंदर केमिकल्स होते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं और वो केमिकल्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करते हैं। तो यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो रही है केमिकल रिएक्शंस। सीधी सीधी बात है, केमिकल एनर्जी इज चेंजिंग इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रही। अच्छा, क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में चेंज कर सकते हैं? हाँ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भी केमिकल में चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो आपके पास एक कंपाउंड है वाटर। अगर वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ना है तो इसमें दो इलेक्ट्रोड लगा के इलेक्ट्रिसिटी पास कर दीजिए। एक प्रोसेस हो जाएगा जिसको इलेक्ट्रोलिसिस कहेंगे और वाटर ब्रेकडाउन हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कहने का मतलब एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करके आपने क्या काम किया? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वाटर को ब्रेक डाउन कर दिया। इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करके आपने केमिकल रिएक्शन कर। तो इसका मतलब दोनों ही तरीके पॉसिबल है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में चेंज हो सकती है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में चेंज हो सकती है। तो अब हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को दो पार्ट्स में बांटे। देखिए जल्दी, इसके दो पार्ट। नंबर फर्स्ट, इलेक्ट्रो केमिकल प्रोसेस। हिंदी में कहते हैं वैद्युत रासायनिक प्रक्रम। और नंबर सेकंड, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। हिंदी में कहते हैं वैद्युत अपघटनीय प्रक्रम। इसी को वैद्युत अपघटन भी कहते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, वैद्युत रासायनिक प्रक्रम या इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस क्या है? इन दिस प्रोसेस electrical energy is generated through a spontaneous redox change। क्या मतलब हो गया? एक केमिकल रिएक्शन, एक रिडॉक्स चेंज कराकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेवलप कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर। मतलब केमिकल एनर्जी
केमिकल एनर्जी चेंज हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, टॉर्च, आपके मोबाइल फोन की बैटरी, बैटरी ऑफ योर मोबाइल फोन, ये सारे के सारे इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस का कोई एक केमिकल रिएक्शन कराई जा रही है जिससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही है। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? जल्दी रिप्लाई करो मुझे। वेरी गुड। प्रियांशी, देव, चलो अब इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में ए नॉन स्पॉन्टेनियस redox change become spontaneous by providing electric current। एक ऐसा रिएक्शन जो नहीं हो रहा था, नॉन स्पॉन्टेनियस, वो रिएक्शन इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करने के बाद हो जाए। इसका मतलब क्या हो गया? एक केमिकल रिएक्शन जो नहीं हो रही थी उसको इलेक्ट्रिसिटी पास करके करा दी, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर। जैसे मैंने आपको बताया, वाटर में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का निकलना, निकाल सकते हो क्या? कोई सामान्य बात है क्या? और एग्जांपल बताता हूं, NaCl नमक आपकी टेबल पर रखा है, मैं उसमें से कहूं इसमें से सोडियम अलग निकाल दो, क्लोरीन अलग निकाल दो, क्या पॉसिबल है? नहीं है। लेकिन अगर एक सॉल्यूशन में NaCl का एक सॉल्यूशन लें या NaCl को मोल्टन स्टेट में ले लें और उसको दो इलेक्ट्रोड के बीच में से पास कराएं, तो बेटा ये चीज पॉसिबल हो जाएगी। तो एक रिएक्शन जो नहीं हो रही थी वो रिएक्शन हो गई क्योंकि हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई की। समझिए दोबारा, एक रिएक्शन जो नहीं हो रही थी, नॉन स्पॉन्टेनियस थी, वो हो गई क्योंकि हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई की। तो यहां पर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज हो रही है। तो यहां नीचे लिख देता हूं, यहां पर हम क्या करा रहे हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज करा रहे हैं केमिकल एनर्जी। तो बेटा दोनों तरीके की बातें मैंने आपको बताई। केमिकल एनर्जी को एक बार इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करा रहे हैं, इसे इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस कहते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करा रहे हैं, इसे इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस कहते हैं या इलेक्ट्रोलिसिस भी कह सकते हैं। जैसे मैंने नीचे लिखाया, वैद्युत अपघटनी प्रक्रम या वैद्युत अपघटन। तो विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन वैद्युत अपघटन कहलाता है और रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन वैद्युत रासायनिक प्रक्रम कहलाता। ये बेटा शुरुआत है, चैप्टर को समझने की कोशिश कीजिए। ये दो काम हम करने जा रहे हैं या दो चीजें हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, सबसे पहला हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, वैद्युत अपघटनी प्रक्रम। क्या है? ध्यान दीजिए।
एक केमिकल रिएक्शन मतलब केमिकल एनर्जी को चेंज कर रहे हैं या उससे डेवलप कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बेटे दिस प्रोसेस takes place in a cell known as electrochemical। ये प्रोसेस जिस सेल में किया जाता है उस सेल को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। क्या होता है देखिए जरा ध्यान से। भाई ऐसा हुआ कि हमारे पास एक डायरेक्ट रिडॉक्स प्रोसेस होगी। डायरेक्ट रिडॉक्स प्रोसेस में ऐसा हुआ कि एक कंटेनर रखा हुआ था बेटा, जिसके अंदर कॉपर सल्फेट रखा हुआ था। एक साइंटिस्ट ने गलती से इसमें जिंक की एक रॉड डाल दी। समझिए, साइंटिस्ट ने देखा कि जिंक की रॉड कॉपर सल्फेट में डालते ही गलने लगी और कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर डीकलराइज होने लगा, कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर गायब होने लगा और जिंक की रॉड ने गलना शुरू कर दिया। क्या हुआ? साइंटिस्ट को तुरंत समझ में आ गया कि जिंक ने क्या काम किया, Zn आयन बनाया, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए और ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन का। ऑक्सीडेशन क्या होता है? जहां इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन का लॉस ऑक्सीडेशन। तो जिंक ऑक्सीडाइज हुआ और कॉपर सल्फेट में जो कॉपर 2 पॉजिटिव था उसने इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, कॉपर में कन्वर्ट हुआ और ये रिडक्शन हो गया। रिडक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना ही रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन का लॉस ऑक्सीडेशन है और इलेक्ट्रॉन का गेन रिडक्शन। इसी कंटेनर में दोनों प्रोसेस हो गए, ऑक्सीडेशन भी हो गया और रिडक्शन भी हो गया। बेटा ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन गए, बोलो बचा क्या? एक रिडॉक्स प्रोसेस हुआ, Zn plus Cu2 positive gives Zn2 positive plus C। ये आधा ऑक्सीडेशन आधा रिडक्शन, पूरे कंटेनर में टोटल क्या हो गया? रिडॉक्स। एक्चुअली यहां पर एक ही कंटेनर में ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक ही कंटेनर में, उसी कंटेनर में रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीकरण अपचयन की अभिक्रियाएं एक ही पात्र में हो रही हैं, तो इसको हमने कहा डायरेक्ट रिडॉक्स प्रोसेस। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ क्वांटिटी में हीट भी निकली। जरा ध्यान से देखिए, मैं कह रहा हूं हियर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, both the processes are taking place in same vessel। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैंने एक एक चीज समझाई है आपको, इसीलिए ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक ही पात्र में हो रही। ध्यान से देखो नीचे, मुझे बेटा रिवर्ट करते रहो। आपको ये बात समझ में आ रही है? जल्दी
ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक ही कंटेनर में हो रहे हैं, इसलिए इसको डायरेक्ट रिडॉक्स प्रोसेस कहेंगे। वेरी गुड, समझ में आ गया। और ये जो डायरेक्ट रिडॉक्स प्रोसेस हो रही है, इसमें कुछ अमाउंट में एनर्जी भी रिलीज हो रही है। साइंटिस्ट ने कहा अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन के प्रोसेस अलग अलग कंटेनर में कराए जाए तो जो एनर्जी है उसको हम यूजफुल वर्क, उपयोगी कार्य में कन्वर्ट कर सकते हैं। और वो यूजफुल वर्क जो उन्होंने पाया, दैट वाज द इलेक्ट्रिकल वर्क। वो उन्होंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर ली। तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी ने कन्वर्ट किया। कब? जब इनडायरेक्ट रिडॉक्स प्रोसेस किया। ये क्या था? डायरेक्ट, यहां से कुछ नहीं हुआ। यहां तो एक ही पात्र में ऑक्सीकरण और एक ही पात्र में अपचयन, एक ही कंटेनर में ऑक्सीडेशन, एक ही कंटेनर में रिडक्शन। थोड़ा सा बीकर गर्म हो गया, यहाँ कुछ नहीं हुआ। साइंटिस्ट ने कहा ऑक्सीडेशन रिडक्शन की रिएक्शंस अलग अलग कंटेनर में करो। चलिए अलग अलग कंटेनर में करो। और इसको हम लोगों ने कहा सेकंड पार्ट, इनडायरेक्ट रिडॉक्स प्रोसेस। क्या कहेंगे? हियर oxidation and reduction processes are taking place in separate vessels। मतलब ऑक्सीकरण अलग पात्र में हो रहा है, अपचयन अलग पात्र में हो रहा है। कराइए। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है इसका डेनियल सेल। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसके बारे में समझाने जा रहा हूं, ध्यान से समझेंगे। एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर में हमने जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लिया और जिंक की रॉड, एक इलेक्ट्रोड के फॉर्म में उसमें डाल। ये जिंक की रॉड। एक दूसरा कंटेनर लिया, उसमें कॉपर रॉड डाली और सॉल्यूशन भर दिया कॉपर सल्फेट का। जिंक रॉड के किसमें डिप की थी? जिंक सल्फेट में। कॉपर रॉड डिप की हमने कॉपर सल्फेट। दोनों को एक गैल्वेनोमीटर बीच में लगाएंगे जिससे इलेक्ट्रिसिटी का पता चल सके, और एक की कुंजी, एक की लगाएंगे, उससे दोनों को जोड़ दें। एक दूसरे पेन से कुछ काम करा रहा हूं, उसको बाद में मिटा दूंगा, ध्यान से देखिए। यहां क्या होगा? सॉल्यूशन में जिंक आयन आएगा Zn2 पॉजिटिव। कहने का मतलब जिंक ने अपने आप को ऑक्सीडाइज किया, Zn2 पॉजिटिव बनाया, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। वो इलेक्ट्रॉन इस वायर के पास गए और यहां से कैथोड पे पहुंचे।
जब कैथोड पे पहुंचे तो यहाँ जो कॉपर सल्फेट था, कॉपर 2 पॉजिटिव, उसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए और वो कॉपर मेटल में कन्वर्ट हुआ। जिस रॉड पर, जिस इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन निकले, इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, वो इलेक्ट्रोड एनोड कहलाएगा। और जिस पर इलेक्ट्रॉन पहुंचे, जिसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, वो इलेक्ट्रोड कैथोड कहलाएगा। तो एनोड पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। और कैथोड पर क्या हो रहा है बताइए? रिडक्शन टेक्स प्लेस। एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और कैथोड पर रिडक्शन। बेटा एक बात बताओ, जब जिंक आयन यहां आए इस कंटेनर में, ध्यान देना सभी लोग, जब जिंक आयन इस कंटेनर में आए तो जिंक आयन के ही फॉर्म में रह गया, इसको न्यूट्रलाइज करने वाला कोई एनायन तो यहां था नहीं। तो नीचे देखो मैंने इक्विलिब्रिया लगाया, Zn2 पॉजिटिव बनेगा, मैं मना नहीं कर रहा। रॉड पर अंदर निगेटिव चार्ज क्रिएट होगा और रॉड के बाहर जिंक आयन पॉजिटिव चार्ज के फॉर्म में डेवलप हो जाएगा। इसके कारण एक साम्यावस्था स्थापित हो जाएगी, एक इक्विलिब्रिया एस्टेब्लिश हो जाएगा। जितना थोड़ी देर तक तो जिंक आयन बनेगा, फिर वही जिंक आयन इलेक्ट्रॉन को लेकर रिड्यूस भी होगा। समझिए, जिंक आयन बना रहा है 2 इलेक्ट्रॉन लेके, 2 इलेक्ट्रॉन देके। मेरी बात ना समझ में आए तो मुझे चैट बॉक्स में मैसेज करो। अब तक सभी लोग यस कर रहे हैं? हाँ, इसीलिए रिपीट। बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से देखो, जिंक ने जिंक आयन बनाया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, ये इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। लेकिन समस्या ये है कि ये जिंक आयन कहीं गए नहीं, ये इस सॉल्यूशन में ही प्रेजेंट है। अरे भैया Zn पे 2 पॉजिटिव था, कोई एनायन आता, सल्फेट आयन आ जाता, क्लोराइड आयन आ जाता, कोई तो आता जो जिंक को, Zn2 पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करके कोई कंपाउंड बना। जैसे मैं कहूं इसके अंदर सल्फेट आयन आ जाता, तो Zn2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव मिलके जिंक सल्फेट बना लेते। अब कुछ नहीं आ रहा, तो यहाँ पे तो जिंक 2 पॉजिटिव इस रॉड के बाहर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देगा। क्लियर? और रॉड के अंदर तो नेगेटिव है ही है। रॉड के बाहर पॉजिटिव चार्ज क्यों क्रिएट हुआ? लगातार Zn2 पॉजिटिव जो सॉल्यूशन में ट्रांसफर हो रहा है उसके कारण। अब तुम कह रहे हो कि इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचा? कैथोड पर। कैथोड पर क्या हुआ? यहां पर कॉपर 2 पॉजिटिव जो प्रेजेंट था, किसमें? कॉपर सल्फेट में। वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर, ध्यान से देखिए, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर में कन्वर्ट हुआ। तो एक बात बताओ, कॉपर सल्फेट में जितने कॉपर आयन थे उतने ही सल्फेट आयन थे? जी हाँ। अगर कॉपर आयन कॉपर रॉड पे चला गया तो इसका मतलब सल्फेट आयन अंदर बच गया, सल्फेट आयन सॉल्यूशन में बच गया। हाँ बच गया। तो इसका मतलब इस रॉड के बाहर सल्फेट आयन ज्यादा हो जाएंगे और निगेटिव चार्ज क्रिएट करेंगे, और रॉड के अंदर तो पॉजिटिव चार्ज है ही, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ रहा है इसके पास। इसका मतलब कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर में कन्वर्ट होगा, और थोड़ी देर बाद चूंकि बाहर सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन बढ़ गया, अनबैलेंस हो गया, इसीलिए कॉपर को दोबारा वापस ऑक्सीडाइज भी होना पड़ेगा। इसका नाम हो गया इक्विलिब्रिया। तो यहां पर भी साम्यावस्था स्थापित हो गई, यहां पर भी साम्यावस्था स्थापित हो गई। यहां पर साम्यावस्था क्यों स्थापित हुई? क्योंकि जिंक आयन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा था सॉल्यूशन में। यहां पर साम्यावस्था क्यों स्थापित हुई?
क्योंकि सल्फेट आयन का सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन बढ़ रहा था। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एनोड के कंपार्टमेंट में इक्विलिब्रियम क्यों बना? क्योंकि Zn2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन बढ़ गया। कैथोड कंपार्टमेंट में इक्विलिब्रियम क्यों बना? क्योंकि सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन बढ़ गया। बेटा इक्विलिब्रिया क्या होती है? फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में सेम रेट से काम हो रहा है, इसका मतलब कोई काम नहीं हो। इक्विलिब्रिया साम्यावस्था क्या मतलब होता है? कोई काम नहीं हो रहा। जितना फॉरवर्ड जा रहा है उतना बैकवर्ड जा रहा है। तुम चलो एक कदम आगे एक कदम पीछे, एक कदम आगे एक कदम पीछे, देखो कहीं नहीं जाओगे, 100 कदम चल लो। इक्विलिब्रिया क्या है? डायनेमिक है। जितना कॉपर आयन कॉपर में रिड्यूस हो रहा है उतना ही कॉपर वापस ऑक्सीडाइज हो रहा है। जितना जिंक Zn2 पॉजिटिव बना रहा है उतना ही Zn2 पॉजिटिव रिड्यूस होके जिंक बना रहा है। क्या मतलब हो गया? काम नहीं हो रहा। फॉरवर्ड बैकवर्ड, तो क्या इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा? नहीं होगा। क्यों? अगर एक कंटेनर में ऑक्सीडेशन की रिएक्शन कंप्लीट हो जाती, दूसरे कंटेनर में रिडक्शन की रिएक्शन कंप्लीट हो जाती, तो करंट फ्लो करता। लेकिन यहां तो इक्विलिब्रिया डेवलप हो गया, करंट कैसे फ्लो करेगा? क्या करें? साइंटिस्ट ने कहा जो इक्विलिब्रिया डेवलप हुआ है उस इक्विलिब्रिया को हटाओ किसी भी कीमत पर। तो अब इस इक्विलिब्रिया को मैं मिटाने जा रहा हूं, समझिएगा। इस इक्विलिब्रिया को मैं यहां से मिटाऊंगा। अंदर से पॉजिटिव चार्ज मिटा दिया, बाहर से निगेटिव मिटा दिया। इसी तरीके से बाहर से पॉजिटिव मिटा दिया और अंदर से निगेटिव मिटा दिया। तुम्हारे मिटाने से थोड़ा ही होता है, तुमको कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। चलिए क्या करते हैं, हमने दोनों कंटेनर को जोड़ दिया। दोनों कंटेनर को जोड़ दिया। किससे जोड़ा? एक यूट्यूब से। आप लोग लाइन सीधी बनाना मेरे बेटे, ड्राइंग मुझसे अच्छी नहीं बनती। मैं चाहता हूं आप लोग लाइन सीधी बनाएं। यहां पर क्या है? ZnSO4 और यहां पर क्या है? CuSO4। ठीक है, ये जो यूट्यूब है, इस यूट्यूब में दोनों तरफ अगर अगर का मैंने पेस्ट भर दिया। बायो वाले बच्चे हो, आप लोग जानते हो अगर अगर जेली होती है, एक जेली, अगर अगर का पेस्ट भर दिया और इसके अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट K2SO4 भर दिया। इस यूट्यूब को अब साल्ट ब्रिज कहा जाएगा। क्या फायदा हुआ? यहां से Zn2 पॉजिटिव आया, जितने Zn2 पॉजिटिव आए उतने ही सल्फेट आयन SO4 2 निगेटिव साल्ट ब्रिज ने इसको दे दिए। जितने Zn2 पॉजिटिव आए
साल्ट ब्रिज ने उतने ही सल्फेट आयन Zn2 पॉजिटिव को दे दिए, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, ZnSO4। तो क्या इस रॉड के बाहर Zn2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन कभी भी बढ़ पाएगा? नहीं। क्यों? जैसे ही जिंक आयन निकला, साल्ट ब्रिज के K2SO4 ने अपने सल्फेट आयन इसको दे दिया। ठीक है, ये तो मामला बन गया। अच्छा अगला बताओ, जब कॉपर 2 पॉजिटिव यहां जा रहा था तो इस कंटेनर में सल्फेट आयन बढ़ रहे थे या नहीं बढ़ रहे थे? SO4 2 नेगेटिव बढ़ गए थे। वो सल्फेट आयन साल्ट ब्रिज खींच लेगा अपने पास, समझिएगा। इस कंटेनर में सल्फेट आयन बढ़ गए थे, उनको साल्ट ब्रिज अपने पास खींच रहा है। कितने खींचेगा? जितने देगा। एनोड के कंपार्टमेंट में जितने सल्फेट आयन साल्ट ब्रिज देगा, उतने ही सल्फेट आयन कैथोड कंपार्टमेंट से साल्ट ब्रिज खींच लेगा। तो क्या साल्ट ब्रिज ने कुछ दिया? नहीं। क्यों? उतने ही ले भी तो रहा है जितने दे रहा है। तो साल्ट ब्रिज कंप्लीटली न्यूट्रल रहेगा, साल्ट ब्रिज में कहीं कोई गड़बड़ आने वाली नहीं। जितने सल्फेट आयन वो एनोड वाले को, एनोडिक सॉल्यूशन को दे रहा है, उतने ही सल्फेट आयन कैथोड के सॉल्यूशन से खींच रहा है। बात समझ में आ रही है रोहित, भीमराज, प्रियांशे? बात समझ में आ रही है? जितने सल्फेट आयन साल्ट ब्रिज एनोड कंपार्टमेंट को दे रहा है, उतने ही सल्फेट आयन साल्ट ब्रिज कैथोड कंपार्टमेंट से खींच रहा है। ठीक है, तो क्या कहीं पर भी इक्विलिब्रिया डेवलप हो पाएगा? नहीं, कहीं पर भी इक्विलिब्रिया डेवलप नहीं हो पाएगा। क्या फायदा होगा? बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। नीचे के इक्विलिब्रियम के साइन को हटाओ, ये हट गया और ये भी हट गया। एक कंटेनर में 100% ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरे कंटेनर में क्या हो रहा है? रिडक्शन। यही तो कराना चाहते थे। ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। यहां क्या हो रहा है? रिडक्शन। यही तो कराना चाहते थे। क्या अब करंट फ्लो करेगा? 100% करेगा। तो तुमने क्या काम किया बेटे? साल्ट ब्रिज लगा के जो दो अलग अलग कंटेनर में, एक में ऑक्सीडेशन कराया, एक में रिडक्शन कराया और करंट जनरेट कर लिया। तो तुमने किससे करंट जनरेट किया? एक ऐसी प्रोसेस से जो हो रही थी, मतलब एक केमिकल रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से तुमने करंट बनाया। तो क्या केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज नहीं हुई? जी हाँ, केमिकल एनर्जी का चेंज किसमें हो गया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हो गया। इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस कहते हैं। और इस सेल को जो मैंने आपके सामने बनाया, इसको